दांडी मार्च के 89 साल पूरे होने पर ब्लॉग लिखकर कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कई निशाने साधे, यहां तक कह दिया कि गांधीवाद के उलट ख्याल रखना कांग्रेस पार्टी का कल्चर है। आइए बात करते हैं इस खास मुद्दे पर और मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल इस वक्त मौजूद है। सब बहुत अच्छे बोलने वाले लोग हैं जिनको आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना विचार बना सकते हैं। महेश वर्मा मैं जोड़ूंगा अपने साथ, आपका तारुफ भी कराऊंगा, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि आज बहुत कुछ हुआ है कांग्रेस के खिलाफ ही, इसको हम कह सकते हैं। कांग्रेस को बड़े झटके लगे जिसको हम कह सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ इधर टीएमसी भी साफ हो चुकी कि कांग्रेस के साथ नहीं जा रही है, और वही बसपा जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ दिखती नजर आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एकदम कांग्रेस को जो है किनारा कर दिया है। उधर गुजरात में भी वल्लभ धारविया ने पार्टी छोड़ दी और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इस तरह कुल 5 विधायक हो चुके हैं जिन्होंने अब तक कांग्रेस को बाय बाय कह दिया, खैरबाद कह दिया है। इस बार बात करते हैं और भी बहुत झटके लगे जिनके बारे में आपको बताता रहूंगा। महेश वर्मा हमने अपने साथ जोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। अजय कुमार जी हमारे साथ हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर हैं। सर खैर मकदम है आपका इस स्टूडियो में। और अनिल मिश्रा जी सीनियर सहाफी इस वक्त मेरे साथ हैं, बहुत अच्छी अपने बातों को रखते हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। इनसे आप समझ सकते हैं मुल्क की सियासत की जड़, जो आपको जानना है, समझना है या बारीकियां, वो आप अनिल मिश्रा जी से समझ सकते हैं। राजकुमार भाटी जी इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, बहुत ही बड़े कौमी तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के, और आपका जो अंदाज है वो बहुत खास है। जब मुल्क का मूड हमने किया था उस वक्त जो बातें इन्होंने रखी थी, आज उनको 1.5-2 लाख से भी ज्यादा लोग जी सलाम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर देख चुके हैं। तो ये दम है राजकुमार भाटी जी की बातों में। मेरे साथ अरशद आजमी साहब भी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ होंगे। तो आइए आगाज करते हैं इस बातचीत का, इस बहस का। मैं सबसे पहले, अगर अरशद आजमी साहब मेरे साथ अभी ऐसे जुड़े नहीं है, जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनसे बात अपनी आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले चाह रहा हूं कि सियासी लीडरों के पास तो जाऊं, लेकिन अनिल जी मैं आपके पास आऊंगा सबसे पहले, जब तक अरशद जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अनिल मिश्रा जी, यह समझा दीजिए, आज वजीर आजम ने बहुत सारी नसीहत दी कांग्रेस को, कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों से कांग्रेस अब बहुत दूर जा चुकी है। ये वही बातें हैं कि कांग्रेस को अब खत्म किया जाए, आजादी की लड़ाई के बाद जो महात्मा गांधी कहते थे हम वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि भ्रष्टाचार यानी बदउनवानी और कांग्रेस अब पर्याय बन चुके हैं। ये ब्लॉग के जरिए वजीर आजम ने कहा। और इधर तमाम हम देखें रीजनल पार्टीज हैं, वो कांग्रेस को बाय बाय कह रही हैं, किनारा कर रही हैं, दूरी बना रही हैं। ऐसे में आम इंतखाबात 2019 में कांग्रेस है कहां, जरा मुझे समझा पाएंगे क्या आप? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आपकी उस बात का मुझे लगता है जवाब देना चाहिए जो मोदी जी ने अपने ब्लॉग में लिखा है। तो सबसे पहले तो इमरान जी, यहाँ ये समझने वाली बात है कि किस दौर में हम लोग पहुंच गए हैं। बिल्कुल चुनावी दौर है। सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनेता इस वक्त अपनी पूरी ताकत, पूरा प्रयास सिर्फ इस बात पर झोंकेंगे कि उनकी रोटी कैसे, राजनीतिक जो रोटी है वो कैसे पके। तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पार्टी हो या नेता हो, वो अपने अपने ढंग से, ये होता भी है और अच्छी बात है कि किसी का भी बयान हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्टेटमेंट हो या कोई भी टॉपिक हो, उसको आप अपने ढंग से, किस ढंग से उसका अर्थ लेते हैं, किस ढंग से उसका अर्थ निकालते हैं और उसको अपने फेवर में करने के लिए उसके साथ कैसी बातें जोड़कर आप आगे रख सकते हैं। वजीर आजम ये भी कहते हैं, देखिए इलेक्शन के वक्त में अगर वजीर आजम ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि महात्मा गांधी असमानता और खासतौर से जाति बंटवारे पर यकीन नहीं रखते थे, लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस ने कभी भी समाज को तोड़ने में झिझक महसूस नहीं की। तो जातियों में जो समाज बटा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है, ये इल्जाम आज वजीर आजम ने लगा दिया। बिल्कुल उनका अधिकार है, हक है, और बातों को जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। लेकिन आप एक भाई पार्टी के प्रवक्ता अपने अपने ढंग से कहेंगे, लेकिन मैं तो जो सच है वो बोलूंगा, क्योंकि हमें किसी पार्टी का हित नहीं देखना, हमें जनता का हित देखना है। हम भी एक आम जनता है। तो मेरा ये कहना है कि उधर मोदी जी ने जो बोला आपने बता दिया, वहीं दूसरी तरफ जिनसे उनकी टक्कर हो रही है, टक्कर कह लें या जो भी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो क्या बोल रहे हैं कि हमें भारत में गॉड चाहिए,
गोडसे नहीं, वो गोडसे की विचारधारा जो गांधी जी की हत्या करती है। अब आप दोनों लोगों को देखिए, ये अपने फेवर की बात कहेंगे, वो अपने फेवर की बात कहेंगे। रही बात विचारधारा की, कुछ मिसाल भी है, इमरजेंसी का भी जिक्र किया वजीर आजम ने आज, कहा कि 356 का जितनी बार दुरुपयोग कांग्रेस ने किया हमने तो कभी, और ये सच भी है। देखिए ना, 4.5 साल की इस हुकूमत में, अब तो 5 साल करीब होने का है, एक अगर कोई नौजवान होंगे जो अभी अभी समझदार, अगर हम कहें थोड़े से जागरूक हुए, बेदार हुए इन पिछले 5 सालों में, जिनको समझना शुरू किया, उनको ये नहीं पता होगा कि ये 356 है क्या, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस दौरान कभी इस तरह का इस्तेमाल नहीं किया जो कि पिछली कांग्रेस की सरकारों में अक्सर होता रहा। ये इल्जाम वजीर आजम का है, तो इसको भी तो देखना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आप ठीक करें। आजादी के बाद से मैं आपको बता दे रहा हूं कि कांग्रेस सरकार या कांग्रेस की जब भी मिली जुली, अब तक लगभग 100 बार इन्होंने अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर चुका है। अनुच्छेद 356 किसी स्टेट में सरकार बनती है, जो चुनी हुई सरकार होती है, केंद्र की सरकार, इस अनुच्छेद का ये संवैधानिक प्रावधान है, उसका प्रयोग करके जब भी कोई बात आती है तो उसमें उस सरकार को ही भंग कर लेते हैं। तो वहां के मतलब हटाकर गवर्नर शासन लगा लेना। तो कहीं ना कहीं संविधान में एक व्यवस्था तो दी गई थी चीजों को मैनेज करने के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन ये कहना कि केवल कांग्रेस ने किया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के सिवाय जब अन्य पार्टियों की सरकार रही, जिसमें चाहे मोदी जी की भाजपा ले लीजिए या जनता दल, या जब भी, तो उन्होंने भी इस तरह का प्रयोग किया। कब आप नहीं, एक उदाहरण दीजिए फिर। उत्तराखंड में किया मोदी जी ने। एक नहीं, मैं आपको टोटल 26 उदाहरण बताऊंगा, इसके भी रिकॉर्ड है। जैसे मैंने बताया ना, कांग्रेस ने 100 बार किया है, तो अन्य सरकारों ने भी 26 बार किया है। तो ये कहना गलत होगा। हाँ, ये सच है कि कांग्रेस ने ज्यादा प्रयोग किया है, और ज्यादा प्रयोग किया, उसमें कहीं कहीं गलत प्रयोग किया है। उसमें भाजपा के ऊपर भी आरोप लगता है। भाजपा ने 1-2 बार नहीं, कई बार किया, इवन की सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी है। तो ये कहना थोड़ा ठीक नहीं है। मैं बड़ा निष्पक्ष होकर रहा हूं कि देखिए, कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी बात हो, जैसे मोदी जी अपनी बात कर रहे हैं अपने फेवर में, एक छोटी लाइन एक बात और कह दूं, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जब कह रहे हैं कांग्रेस की संस्कृति पे गांधी जी को लेकर इतना चल रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि गांधी जी तो पूरे राष्ट्र के पिता हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। गांधी जैसा सम्मान किसी का नहीं है। तो आपने जो पटेल जी को इज्जत दी देश में, वो गांधी जी को नहीं मिली हुई है। तो आपने वो क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, किसके जरिए नहीं मिली? तो ले, किसके जरिए नहीं मिली? बात तो सुन ले, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसा मोदी जी ने, मैं उसकी भी बड़ाई करता हूं कि पटेल जी की जो मूर्ति गुजरात में बनवाई, ठीक है, बहुत अच्छा किया। लेकिन गांधी जी भी गुजरात के थे, और गांधी जी पटेल जी के आगे बड़े कद के नेता थे। मुझे पटेल जी की मूर्ति बनी, बहुत अच्छा लगा मुझे, मीन्स पूरे देश की जनता। लेकिन शायद अगर महात्मा गांधी में भुला दिए गए सर, ये तो बताइए। महात्मा गांधी तो इस मुल्क के कोने कोने में है। वही मैं कहना चाह रहा हूं। महात्मा गांधी को स्वच्छता का सबसे बड़ा सिंबल बनाया इस हुकूमत ने। ज्यादा बड़े हैं पटेल जी से। तो अगर यही काम मोदी जी ने शायद सेकंड नंबर पे पटेल जी का बनवाते, अगर पहले गांधी जी का बनवाते तो और अच्छा लगता। चलिए, मैं आऊंगा अनिल जी आपके पास। अरशद भी हमारे साथ जुड़ गए। अरशद आजमी साहब, ये बता दीजिए, आज वजीर आजम ने बड़ी नसीहत दी है, खासतौर से भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्या कहेंगे आप? बदुनवान पार्टी कांग्रेस, वजीर आजम का इल्जाम। वजीर आजम का जिस तरह भी चाहे इल्जाम लगा सकते हैं, वो तो उनकी आदत है। लेकिन गांधी जी, नहीं, आपके तमाम बड़ी क़यादत जमानत पर है ना, इसलिए मैंने पूछा। हेराल्ड मामले में आपके बड़े लीडर जमानत पर हैं। आपके जो आला क़यादत है, उनके रिश्तेदार इस वक्त बार बार ईडी की पूछताछ में बुलाए जा रहे हैं। पी चिदंबरम साहब और उनके बेटे कई बार हाजिरी लगवा चुके हैं, और अभी भी अपने बड़े वकीलों के पैनल के जरिए जमानतें लेते रहते हैं। तो वजीर आजम के जो इल्जाम है, वो इल्जाम लगाने वाली बात तक सीमित नहीं है ना सर, इसलिए मैंने सवाल किया। नहीं, वजीर आजम किस तरह से, मतलब कांग्रेस पार्टी को इस वक्त, कांग्रेस से उनको क्यों इतनी घबराहट सी हो गई है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। कि वो मतलब इलेक्शन का चुनावी दौर है, आज इन हालात में जब उनको ये समझ में आ रहा है कि अब उनकी खुद की सीट अब डगमगाती हुई नजर आ रही है, तो जाहिर बात उनको सबसे ज्यादा भय कांग्रेस से है, और कांग्रेस से भय होने के नाते वो सारे इल्जाम लगाएंगे। अब गांधी का प्रेम उनको उड़ गया है, गांधी के हथियारों को, अब गोडसे के पुजारियों को, अब गांधी के उपदेशों पर चलने के लिए, मतलब राजनीति की रोटियां सेकने का वक्त अब आ गया है उनके लिए। तो सारे प्रयोग करेंगे, वो सारी बातें करेंगे। मैं उनकी बातों से कहीं से सहमति नहीं हूं, वो अपनी बातें करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी दृढ़ निश्चय से पूरे मुल्क में
मोदी की विचारधारा से लड़ रही कहां है। पूरे मुल्क में लड़ रही है? सारी रीजनल पार्टियों ने आपको धकिया दिया है, एक किनारे लगा दिया। मायावती से लेकर के प्रकाश अंबेडकर और केजरीवाल से लेकर के सीएम केजरीवाल से लेकर के मैं किस किस के नाम लूं? कौन है आपके साथ? या तो आप कहें कि आप अकेले लड़ रहे हैं, पर उस ताकत से कहां है फिर अकेले हैं तो? ये भी तो सवाल है, कहां है कांग्रेस? मैं आप मेरी बात समझिए इमरान भाई कि देखिए कि ठीक है अगर कांग्रेस का गठबंधन कहीं नहीं हो पा रहा, लेकिन जितनी भी रीजनल पार्टियां भी अगर हैं वो मोदी की विचारधारा से कहीं उनका संबंध नहीं है, वो मोदी के एंटी विचारधारा पे ही लड़ रही हैं। तो ये प्री पोल अलायंस हो चाहे पोस्ट पोल अलायंस हो, ये सरकार यूपीए की ही बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और सब एक साथ खड़े होंगे। आप देखिएगा इसको। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। कीजिए और इसी बात से घबराए हुए हैं मोदी। ठीक है महेश जी, इसी बात से घबराए हुए हैं आप लोग। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, प्री पोल अलायंस नहीं हो सकता, पोस्ट पोल अलायंस होगा, पोस्ट पोल अलायंस होगा, और जो है खास तौर से कांग्रेस की क़यादत वाली सरकार बनने वाली है। क्या कहेंगे? देखिए इमरान साहब, जो अरशद साहब ने कहा, इनकी घबराहट और इनकी छटपटाहट को मैं समझ सकता हूं कि इनके पास एक ऐसा नेतृत्व है या एक ऐसी पार्टी है जिसके दामन में इतने छींटे हैं और इतनी सारी चीजों को इन लोगों ने कुकृत्य किया है इस देश में, जो कि जनता उससे ऊब चुकी थी। आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी का जो है ना, ये आप जो कह रहे हैं, मोदी एक विचार बन चुके हैं जनता के बीच में, देश के लिए एक विचारधारा के रूप में मोदी अब आज के डेट में अपनी पहचान बना चुके हैं। आज उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसमें गलत क्या था? आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए। कांग्रेस ने एक आदमी की वजह से, आजादी से पहले की मैं बात करूंगा, सुभाष चंद्र बोस अलग हुए, इसके अलावा कई लोग। नहीं, अनिल जी का इल्जाम भी ना कि आप लोगों ने महात्मा गांधी की जगह पटेल साहब को प्रोजेक्ट करना शुरू किया और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को पीछे करना आपने शुरू किया। ये भी आपकी एक राजनीतिक चाल है? नहीं, ये तो जो अनिल जी कह रहे हैं इनका अपना बिजनेस हो सकता है, इनकी अपनी जो है सोच हो सकती है, लेकिन सरदार पटेल की भूमिका को ये कम ना आके, महात्मा गांधी के मरने के बाद, आजादी के बाद, आजादी से पहले की जो भूमिका थी वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जरूर थी। उनके विचार, उनके व्यवहार, उनके संस्कार कहीं न कहीं भारतीयों को लुभाते थे। लेकिन सरदार पटेल की जो भूमिका आजादी के बाद बढ़ी और जिस तरीके से बढ़ी और जिस तरह से देश तबाही के मतलब दौर में था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और उस बंटवारे के बाद जिस तरह का एक माहौल पनपा था, उस माहौल में सरदार पटेल की भूमिका को अगर ये आंका जाए कि वो कमतर था या सरदार पटेल जो है महात्मा गांधी के बराबर की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनसे महात्मा गांधी को अगर हम महिमा मंडित कर रहे हैं तो उनके अलावा किसी और को हम पूछे ही ना, किसी और के बारे में कोई बात ही ना करें, या किसी और आदमी के लिए कोई आदमी हमारे लिए आदर्श है ही नहीं। बिल्कुल आदर्श है सरदार पटेल हमारे लिए। जो है आज भी हम नाम लेते हैं तो उस नाम से एक अलग तरह का जो है जज्बा पैदा होता है देश के लिए, अपने समाज के लिए। तो ये बात कहना उचित नहीं है कि सरदार पटेल और महात्मा गांधी जो है वो कहीं तुलनात्मक तरीके से। अर्शद साहब कह रहे हैं आप लोग बौखलाए हुए हैं इस तरह से, कांग्रेस से सबसे ज्यादा डर है आप लोगों को। देखिए हमारी डर वो भी कांग्रेस से, और वो भी ऐसे आदमी से जहां पे उसका अध्यक्ष, जहां पे उसका पूर्व अध्यक्ष, जहां उसके सारे ऐसे तमाम दिग्गज नेता आज की डेट में जमानत में हैं, जो बेल पे हैं, जिनके भ्रष्टाचार जो है ना, आज जो है अगर कोई उनसे हाथ नहीं मिला रहा है तो उसका एक और भी कारण है कि आज जमीर और जमीन कांग्रेस की दोनों इस तरह से गिरी हुई है कि कोई भी आदमी हाथ पकड़ने के लिए राजी नहीं है। और दूसरी बात कि ये वो कांग्रेस है, जमीर और जमीन, हाँ दोनों। अर्शद आजमी साहब, जमीन और जमीर आपका यानी कांग्रेस का इस कदर गिरा हुआ कि कोई हाथ लगाने को, हाथ पकड़ने राजी नहीं है, क्योंकि वो जो है ना, वो दाग ऐसा है, वो ऐसा छाप पड़ा हुआ है, वो माथे का ऐसा कलंक है जो कि किसी वो सपा बसपा या किसी को भी मंजूर नहीं है। क्योंकि इन लोगों को भी मालूम है कि आज वही कांग्रेस है जो हमें मध्य प्रदेश में पूछी तक नहीं, हम उसको क्यों पूछने जाए अपनी जमीन पे। सुन लेते हैं, वो स्काइप पे है ना, तो जरा उनकी आवाज जी। जो सामने आएंगे आप देखिएगा कि इनके सारे भ्रष्टाचार जो छुपाए हुए हैं अभी तक, जिनके वो उजागर होंगे, वो धीरे धीरे सब सामने आएंगे। इसके लिए घबराइए नहीं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जो देश की जनता है वो अच्छी तरह समझ रही है कि किसने कहां छल किया है, किसने कहां भ्रष्टाचार किया है। सभी साइलेंट हैं, सब अपना मत दे करके उसका भरपूर जवाब देंगे। इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।
देश की जनता बहुत जल्दी इसका जवाब देने वाली है। ठीक है सर, आऊंगा, अब आपके पास आऊंगा। मैं राजकुमार भाटी जी के पास जाना चाहूंगा। राजकुमार भाटी जी, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, समाजवादी पार्टी की बात कर ले। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर, बहुजन समाज पार्टी 38 लोकसभा सीटों पर इस वक्त लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश कहते हैं कि गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है, उसे हमने 2 सीट दी है। मायावती कहती कि हमारा कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस से, होना नहीं कांग्रेस। कैसे ये इत्तेहाद है, कैसा, हमें तो समझ, इतना कंफ्यूजन है, तो आवाम के बीच में क्या मैसेज जाएगा सर? देखिए, कांग्रेस आप लोगों के साथ है या नहीं, क्लियर कीजिए। देखिए, कांग्रेस, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इसलिए आप बता भी पाएंगे। नहीं, इसमें कोई बात छिपी हुई नहीं, वो सबके सामने है, बिल्कुल दीवार पर लिखी इबारत की तरह सबके सामने है। तो मुझे कुछ बताने के लिए कुछ रहा नहीं। क्या जैसा अभी आपने बता दिया, 37 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, 38 पर बीएसपी लड़ रही है, 3 पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ रहा है, और 2 सीटें हमने कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए छोड़ी हैं, उनकी 2 सीटें। अभी से आप गठबंधन कह लें या कुछ भी कह लें, एक आपसी समझ कह लें, हमने उनका सम्मान करते हुए उन्हें 2 सीटें छोड़ी हैं। लेकिन अगर कांग्रेस का जो गठबंधन या इत्तेहाद अगर नहीं बन पाया है, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी 5 जीती हुई सीटें छोड़कर भी समझौता करती है। तमिलनाडु में वो केवल 4 सीटों पे, पहले 5 ली थी, लेकिन अब खबर आ रही 4 पे लड़ेंगे। 4 सीटें, 39 में से 4 सीटें लेकर भी समझौता करती है। महाराष्ट्र में जाकर शिवसेना जो रोज गाली दे रही थी, उसके भी सामने झुकते हैं और समझौता करते हैं। तो कांग्रेस के अंदर इतना अहंकार है, या मतलब जो आज वजीर आजम ने जो शिक्षा दी है, जो सीख दी है कांग्रेस को, इसका मतलब वो सही दी है, ये अहंकार। कांग्रेस कहा ना, उन्होंने, वजीर आजम ने कहा, मैंने लिख भी रखा है, वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने स्वराज को सिर्फ राजनीतिक महत्व की चीज मान लिया, स्वराज को स्वराज नहीं माना। इमरान भाई, वजीर आजम की बात पे तो मैं एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं। मैं जो इसका सोच रहा हूं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, तो लगभग 100 साल होने जा रहे हैं आरएसएस को भी। तो जिस तरह कांग्रेस की एक रवायत है और उसके एक लीडरशिप है और उसके एक आइकॉन है, उनके आदर्श हैं, इसी तरह आरएसएस के और बीजेपी के और जनसंघ के भी तो कुछ होंगे। लेकिन आज आप अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिम्मत नहीं कर पाते ना तो हेडगेवार का नाम लेने की, ना गुरु गोलवलकर का नाम लेने का, ना सावरकर का नाम लेने का, ना गोडसे का नाम लेने का। वो नाम लेते हैं कांग्रेस के नेताओं के, जी, वो नाम लेते हैं कांग्रेस के नेताओं के। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री ने ये समझ गए हैं वो कि इस देश में हेडगेवार, गोलवलकर, सावरकर के नाम पे राजनीति नहीं की जा सकती। इस देश में राजनीति करने के लिए गांधी का, अंबेडकर का, लोहिया का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, उनकी शरण में जाना पड़ेगा। जवाब तो हमारी बहुत बड़ी जीत है। वो हमारे नेताओं को आदर्श मान रहे हैं और हमारी विचारधारा को आदर्श मान रहे हैं और उसी नक्शे कदम पर चलना, यानी कि वो जो जिस चीज का हम विरोध करते थे। पहले तो आप ये समझ लो कि ये जितने भी नाम ले रहे हो, इनके बारे में या तो आप एक बार अध्ययन करके आओ कि इन्होंने किस तरह के त्याग तपस्या किया, अपने शरीर को होम किया, इनकी पारिवारिक, हमारे आप बताइए किसी चुनावी रैली में प्रधानमंत्री इनका नाम लेते हो या बीजेपी का कोई नेता? मैं आराम से बोल, आपको धैर्य से सुनाऊं ना, उन्होंने किया नहीं किया, 2 मिनट धैर्य से सुन लो, 2 मिनट धैर्य से का जवाब दे रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूं कि या गुरु गोलवलकर जी हो या गुरु अपने माननीय हेडगेवार जी हो या जो भी हमारे पूज्य सरसंघ चालक हैं, उनके जीवन के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम होता, अज्ञानता बस आप अगर ये बात कह रहे हैं, तो आप ये सुन लीजिए कि उन व्यक्तियों ने कभी अपने जीवन में एक ये भी नहीं समझा कि हम एक कपड़ा खरीद लें अपने लिए ऐसा जो कि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे, हम इसमें कुछ अच्छे दिखें। उन्होंने कभी ये नहीं किया कि उन्होंने अपने आपने सुनो पूरी, मैं वही मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो इस देश और समाज के लिए जिए हैं ना, अगर वो इस देश और समाज के लिए जिए हैं, मुलायम सिंह यादव जी की तरह जो है अखिलेश यादव जी के लिए नहीं जिए हैं। पहले ये आप क्लियर कर लीजिए। और अखिलेश यादव जी जो है वो अपनी पत्नी के लिए नहीं जिए हैं। अगर आप प्रधानमंत्री पे ये आरोप लगा रहे हैं तो ये अक्षम्य है, एक बात। दूसरा, ये देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी सपा के लोगों को इस बात के लिए, अगर वो लोग ऐसी बात करें। प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो उस चीज के लिए कह रहे हैं जिससे देश और समाज मुक्त हो, जिससे देश और समाज को एक तरक्की मिले, विकास मिले। आप कब तक कांग्रेस की चाटुकारी करते रहोगे? कब तक उनके 2-3 सीटें ये करके क्यों छोड़ा आपने? क्या आपको कांग्रेस ने दिया? उसी कांग्रेस को गाली देके आगे बढ़े हो। किस तरह के लोग हो? कैसा आपका चेहरा चाल चरित्र है? लोहिया के बारे में लोहिया ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में? बताओ ना, आज समझ में आएगा। महेश जी, बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। लोहिया ने क्या कहा था? अगर चर्चा होगी तो दूर तक जाएगी, चर्चा होगी तो दूर तक जाएगी, पुरानी बातें निकल कर सामने आएंगी। क्या बोला? केवल 10 सेकंड। क्या बोला इंदिरा गांधी को? केवल 10 सेकंड।
महेश जी प्रधानमंत्री जी की पत्नी को ले आए, इसका तो कोई चर्चा ही नहीं थी। अरे आप लोग उसी पे आ जाते हैं। मुद्दे से बाहर नहीं, लेकिन और क्या लेकिन आपने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। मैं इतना जानता हूँ 1947 तक आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी। आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा आरएसएस ने नहीं लिया। हेडगेवार अंग्रेजों की फौज में भर्ती करा रहे थे। चलिए ठीक है, ये एक अलग बहस है, इस पर हम और बात कर लेंगे। और इसलिए हम कहते हैं बात कर लेंगे। कांग्रेस में थे, जेल जाते थे, कांग्रेस के ठीक है, कांग्रेस सदस्य के तौर पे आंदोलन किए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें। आप कैसे व्यक्ति हो यार? ठीक है, अजय कुमार जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है, ये एक अलग बहस का मौजूद, इस पर हम बात करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ अजय कुमार जी। लोहिया की बात भूल गए? लोहिया ने क्या कहा था? इससे भी हार्ड ट्रूथ कहा था कांग्रेस के बारे में। ठीक है, जो आज प्रधानमंत्री ने कहा, इससे 10 गुना कहा था कि गंदे लोग हैं, और उसके एनडीए के साथी से तो बात करनी दीजिए। अपमानित आज किए। ठीक है महेश जी, आप अजय कुमार जी, अजय कुमार जी हिम्मत करें, नहीं प्रधानमंत्री हिम्मत करें सावरकर का नाम लेने की, गॉडसे का नाम लेने क्यों नहीं ले? हेडगेवार का नाम लेने की किस बात के लिए ले? किस बात के लिए ले? किया था। ठीक है, मुझसे हेडगेवार आज भी उनके दिलों में है। इस देश में मैं अजय कुमार जी के पास जाना चाहूंगा। अजय जी, उन्हीं की मुझे आप बताइए, आप प्रधानमंत्री एनडीए का हिस्सा है, एक जमाने में आपकी पार्टी यूपीए का भी हिस्सा रह चुकी है, कांग्रेस को करीब से देखा है, कांग्रेस की क़यादत को भी करीब से देखा है। क्या लगता है, जिस तरह से सियासी जमातें, रीजनल सियासी जमातें कांग्रेस से दूरी बना रही हैं, उसकी वजह आपको क्या लगती है, ऐसे में जबकि आप एनडीए का हिस्सा हैं और वजीर आजम की आज की हिदायतें? आपने तो एक सांस में कई सवाल पूछ दिए। मैं बहुत देर बाद आया ना आपके पास। जी, और बड़ी अच्छी बहस हो रही है, इसके लिए पहले तो आपका मैं शुक्रिया और फरमकदम करना चाहूंगा। देखिए, राज गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अभी क्या कहानी है कि इसी कांग्रेस के खिलाफ हमारे समाजवादी भाई हम सब लोहिया जी के नेतृत्व में लड़ाई किया करते थे और कांग्रेस मुक्त करने का नारा दिए। ये भी जेल गए, हम भी जेल गए, एक पांव रेल में एक पांव जेल में, ये हमारा नारा होता था। और आज गंगा में इतना पानी बह चुका है कि हमारे भाई को कांग्रेस की आज वकालत करनी पड़ रही है। तो ये एक सोचनीय विषय है देश के लिए। जहां तक हम यूपीए का हिस्सा होते थे, हम दलितों, अक़लियतों, गरीबों की आवाज हैं। मैं इसी कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, 70 साल के इनके शासनकाल में एक पार्टी का शासनकाल और एक परिवार का शासन, और देश में वीरों के शहादत के लिए एक स्मारक नहीं बना। मैं पूछना चाहता हूं, इसी अंबेडकर की मूर्ति संसद भवन में नहीं लगाई इन कांग्रेसियों ने। वो हमारे नेता रामविलास पासवान को धरने और अनशन पे बैठ करके वाजपेयी जी की सरकार में लगवानी पड़ी। तो हम कैसे इनका साथ देते? इन्होंने तो अपने मुख्यमंत्रियों को, आप तो धारा 356 की बात कर रहे थे, अरे धारा 356 तो छोड़िए, अपने मुख्यमंत्रियों को कैसे ताश के पत्तों की तरह ये फेंकते थे और रातों रात कभी जगन्नाथ मिश्रा हटते थे, कभी एनडी तिवारी हटते थे। देश ने वो माहौल देखा है। और जो ये फेडरलिज्म की बात करते हैं, आज जो ये राजनीतिक पार्टियां इनके साथ नहीं खड़ी हैं और ये अछूत करार दिए जा रहे हैं, राज्य दर बदर, उसका कारण ही था कि इन्होंने एक पार्टी और एक परिवार की हुकूमत चलाई है, जहां संवैधानिक संस्थाओं के लिए कोई सम्मान नहीं था, जहां पे किसी रीजनल फेडरलिज्म के लिए कोई सम्मान नहीं था, पार्टी में किसी तरह की इंटरनल। लेकिन वो तो आज ही इल्जाम लगाते हैं कि सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी, संवैधानिक संस्थाओं की कद्र नहीं है, उस सरकार पर इल्जाम लगाते हैं जिसका हिस्सा आप लोग भी हैं। नहीं, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया, जरा फिर से बताएं। आज कांग्रेस का इल्जाम रहता है ना कि मौजूदा हुकूमत ने आज जो बात कह रहे हैं कि इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई, वो ये इल्जाम लगाते हैं। कांग्रेस बार बार कहती है कि संवैधानिक संस्थाओं का सबसे ज्यादा नुकसान इस सरकार में हुआ है। जवाब दे दूं इसका? जी जल्दी, फिर मैं ब्रेक लूंगा। हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते रहे 70 साल से, तो आप चर्चा न करते हैं। अगर वो करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। तो मैं सीधे चलता हूं अरशद साहब के पास। वजीर आजम ने कहा कि लोकतंत्र में सर महात्मा गांधी वंशवाद के सबसे बड़े विरोधी थे, और आज कांग्रेस उसका बिल्कुल उल्टा कर रही है। मौजूदा कांग्रेस क्या कहेंगे? देखिए, कुछ बातों में तो घेरा है और मैसेज आवाम तक जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वजीर आजम इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ये चुनाव का दौर है, एक एक मैसेज, एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक जबान पकड़ी जाती है। सर इमरान भाई, देखिए, ये तकलीफ की बात तो है ही है उनके लिए कि राजस्थान
एमपी, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक का जो झटका लगा है, उस झटके को अभी तक सहन नहीं कर पाए हैं। और अभी झटका बताइए ना, जो आज 9-10 झटके लगे, आज आपको 8-10 झटके आपको भी लग गए सर। जरा जोड़ का झटका धीरे धीरे लग रहा है। सुन लीजिए, अगर सुनने का सामर्थ्य रखे तो मैं बोलूं। बिल्कुल आप कहिए, अपनी बात रखिए। नहीं देखिए, अब ये जो नॉन इश्यूज पे डिस्कशन करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि इनसे हिसाब किताब लेने के लिए जनता बैठी हुई है। बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसान की समस्या को हल करेंगे, 15 लाख रुपए का कोई अकाउंट में डालेंगे, राफेल के मुद्दे को कोई ना पूछे, मतलब सवाल नहीं करना चाहिए। किसी को जो सवाल करेगा वो देशद्रोही बन जाएगा। तो ये सारे मुद्दे छुपाने के लिए अब ये नए नए मुद्दे लेकर आए हैं। इनका गांधी जी से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका गांधी के विचारों से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने तो गोडसे के पुजारियों को मंच पे बैठाला है, इन्होंने उनके जो है माले डाले हैं, उनको सराहा है। तो इन लोगों की बातें, इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूँ ये नॉन इश्यूज पे डिस्कशन करना होगा। वंशवाद नॉन इश्यूज है। देखिए नहीं, बात समझिए, एक बार फिर वजीर आजम ने इस मुद्दे को उठाया है, वंशवाद को लेकर के फिर हमला कांग्रेस पर बोला है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क़यादत संभाली, पिछले दिनों कांग्रेस की महासचिव बनी, तो सवाल तो उठाना कि एक ही परिवार के लोग अहम ओहदों पर क्यों, और क्या वही नेतृत्व कर सकते हैं कांग्रेस का। ये इलेक्शन के समय अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी या वजीर आजम की तरफ से बात आ रही तो आपको तो उसको कम से कम काउंटर तो करना पड़ेगा, आप इनको खारिज तो नहीं कर सकते ना सर। नहीं, आप देखिए, मोदी सरकार में किसी की चलती है, यहाँ पे आप कौन सा बात कहेंगे, मोदीवाद कहेंगे, क्या है यहाँ पे। और कांग्रेस पार्टी में तो जितने भी ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री ने, अरशद साहब, प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस बात को लेकर कांग्रेस का क्या, ये जो अभी चाल चेहरा चरित्र जो बना है, वो वाकई जो है प्रधानमंत्री ने जो कही है वो किस हद तक ठीक है, और उसको आप किस तरह से समझते हैं, उसके बारे में तो कुछ बताइए। आप हमारा चित्रण बाद में कर दीजिएगा, पहले उन सब चीजों को लेकर तो सोचिए कि हाँ, कांग्रेस में वंशवाद की किस तरह की वंशवाद है, या वो वंशवाद किस हद तक उचित है, या उसका औचित्य क्या है, वो कितना आज की डेट में प्रासंगिक है, राजनीतिक रूप से आज वो कितना नहीं प्रासंगिक अगर नहीं होता तो 4 राज्य आपके हाथ से नहीं जाते। महेश जी सर माफ कीजिएगा, मैं एक बड़े अदब के साथ एक बात कहूंगा कि वो 4 राज्य की 3 राज्यों की बात अगर आप करें तो उन 3 राज्यों में कांग्रेस को मैंडेट जो है मिला ही नहीं। वहां पे तो जो मिला है, हम तो तीनों राज्यों का अगर वोट अगर आप लगा लें, जोड़ लें, तब 1.5% वोट हमारे ज्यादा है। आज मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं आज सरकार किस राजनीतिक पार्टी की इन 3 राज्यों में, हिंदी बेल्ट के इन 3 बड़े राज्यों में, वो समझने वाली बात है, वो भी खास तौर से आम इंतखाबात से पहले है साहब। मुझे इतना समझ में आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ सरकार भी बनी है, ठीक है, और वहां जो है आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी का सरोकार जो है, आज भी वहां लोगों की जो एक अपेक्षा है वो हमारे ही जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं या हमारे ही नेता हैं या बीजेपी के लोग हैं, उन्हीं लोगों से है। आज भी वहां जो सरकार बनके जो वहां चर्चा जिस तरह की हो रही है वो किसी तरह से मान्य नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो एक बात कही, देखिए एक छोटी सी एक बात अरशद साहब, एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा। आजादी से पहले 5 ऐसे नेता जुदा हुए कांग्रेस को ये कहते हुए कि गांधी जी अगर कांग्रेस में इसी तरह से नेहरू परिवार का, ये नेहरू, मोतीलाल नेहरू से लेकर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की वो जो परंपरा देखी गांधी जी ने, उससे कहीं ना कहीं कुपित होकर उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन अब आजादी के बाद ये खत्म कर देना चाहिए। उसका कारण यही था कि ऐसे लोग राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, जिन्ना, ये तमाम लोग क्यों हटे, और इन लोगों ने क्या कहा उस कांग्रेस के बारे में, और कांग्रेस के जो उस समय के मतलब अपने आप को जो कांग्रेस उनके घर की प्रॉपर्टी या संपत्ति समझने वालों के लिए क्या कहा, उससे कहीं गांधी जी दुखी थे, व्यथित थे, और उसी का एक कारण था कि उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। मैं अनिल जी आपके पास आता हूं, उसके बाद मुझे लगता है राजकुमार भाटी जी से ये सवाल करना ही बेमानी होगा। मैं वंशवाद पर अगर राजकुमार भाटी जी आपसे बात करूं, कांग्रेस के वंशवाद पर, तो आपकी पार्टी में तो ये परंपरा बहुत मजबूती से चल रही है, और जिस तरह से टिकट बटे हैं आपकी पार्टी में, ओह कमाल है। क्या कहने सर राजकुमार भाटी जी, देंगे जवाब? जी बिल्कुल, आपसे पूछ रहा हूं मैं। वंशवाद का जो मुद्दा वजीर आजम ने उठाया है और जिस पर अरशद आजमी साहब कुछ ज्यादा नहीं कह पाए, आपसे पूछना मैं कह रहा हूं बेमानी ही होगी।
बिल्कुल, मैं अगर इसका खंडन करूं कि वंशवाद नहीं है तो ये भी बेईमानी होगी। वंशवाद है, कांग्रेस में भी है, हमारी पार्टी में भी है। कांग्रेस में 2-3 वंशों का वंशवाद है, हमारी पार्टी में 1 वंश का वंशवाद है। भारतीय जनता पार्टी में 40 वंशों का, 40 परिवारों का वंशवाद है। अच्छा, उसको भी कल्याण सिंह जी का नाम आपने सुना होगा। मैं आला क़यादत की बात कर रहा हूँ ना। ना आप घुमाइए नहीं, आप घुमा नहीं रहा हूं मैं। ना आप अच्छा, एक वंशवाद पर चर्चा हो, दूसरे पे ना हो। मैं आला क़यादत के वंशवाद की बात कर रहा हूँ। आजादी के बाद कल्याण सिंह कोई ग्राम स्तर का के औहदे पर एक ही कल्याण सिंह ग्राम स्तर के वज़ीर आज़म ने आज निशाना लगाया कांग्रेस पर। इमरान भाई जी, उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है। ये नाइंसाफी ना करें। कहाँ नाइंसाफी? ये आप इनकी बातें सामने आने, सवाल सुलग रहे हैं, आप इनको छिपाने का काम हुए सवाल को अगर आप थोड़ा समय आप दूसरे ढंग से रखेंगे, आप बोल दीजिए, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं ना वो हम समझ रहे हैं, वही एक आप लोगों के पास तर्क होता है। देखिए तर्क हम तर्क नहीं कर रहे, हम कुतर्क नहीं कर रहे, तर्क कर रहे हैं। देश में वंशवाद एक सच्चाई है, वो राजनीति में भी है, वो बिजनेस में भी है, वो नौकरशाही में भी है, वो पत्रकारिता में भी है, वो हर जगह है। ठीक है, वो अच्छा है या बुरा है वो दूसरी बात है। अगर उसे छोड़ना है, भारतीय जनता पार्टी आज ही एक कानून पास करे कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता के बेटे को, बहू को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो हम ये मान सकते हैं कि कह सकते हैं। अरे वो इनका हक बनता है फिर कहने की बात ही नहीं हो रही। आप समझ के बिना समझ बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप संगठन, कल्याण सिंह जी गवर्नर है, उनके बेटे विधायक है, संगठन कौन चला रहा है? मंत्री है, उस संगठन उनकी की बहू भी चुनाव लड़ी है। मैं आला क़यादत की बात कर रहा हूँ। आप उर्दू समझ रहे होंगे तो मैं सीधे बात करूँ, हिंदी में मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के अध्यक्षों की मैं बात कर रहा हूं, जो पार्टी को चलाते हैं उनकी बात कर रहा हूं, उसको आला क़यादत कहते हैं। वहां से वंशवाद किन पार्टियों में है जिसका इशारा वज़ीर आज़म ने किया, इस पर बात होनी चाहिए ना सर। अब पार्टियों के अंदर में कौन कहां किसको सेट कर रहा है वो एक अलग इशू है, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। 2 सेकंड जल्दी से। मैं कह रहा हूं कि आप कांग्रेस का इतिहास, मोतीलाल नेहरू बने, जवाहरलाल नेहरू बने, इंदिरा गांधी बनी, राहुल गांधी, राजीव गांधी बने, उसके बाद सोनिया गांधी बनी, अब राहुल गांधी बने, प्रियंका गांधी बने। अरे यार मैं कह रहा हूं 1885 से लेके अब तक आप देख लीजिए 2-3 ही नॉन गांधी परिवार के लोग आए, बाकी सब। और आप कह रहे हैं कि आप उसके समर्थन में बात कर रहे हैं। कैसी बात आप कर रहे हैं? मैं बता दीजिए अध्यक्ष को ऐसा उजागर कर रहे हैं। नहीं, आप किसी के समर्थन में बात नहीं कर रहे। वंशवाद को वज़ीर आज़म ने उजागर कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने जो उजागर किया वो बताइए ना। अरे वज़ीर आज़म ने जो उजागर किया है वंशवाद को लेकर के कांग्रेस के बारे में, उसको क्या मानते हैं? तो वज़ीर आज़म पहले अपनी पार्टी में रोक लगाए, अगर हिम्मत है तो। उन्होंने कहा ना महात्मा गांधी वंशवाद के बहुत घोर विरोधी थे। एक बात और उठी, कांग्रेस इमरान भाई उनके निशाने पर इस तर्क के साथ नहीं, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं जी। ये बात आपने हाँ भरी, और अभी महेश जी ने उठाई कि महात्मा गांधी इसलिए कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे, इसलिए नहीं चाहते थे। कहीं इतिहास में नहीं है ऐसा। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये कांग्रेस देश की आजादी के लिए, मतलब है भाई? नहीं, महात्मा गांधी वंशवाद के विरोधी थे। महात्मा गांधी वंशवाद के विरोधी थे ना। का कोई प्रश्न उनके सामने वज़ीर आज़म ने ये उदाहरण दिया ना, मेरी जानकारी में कोई नहीं आया। मैं ये तो कांग्रेस उसके उल्टा चल रही, मतलब महात्मा गांधी जिस चीज का विरोध करते थे कांग्रेस मेरे 2 वाक्य तो आप सुन, उसी लाइन को पकड़ के चल रही है। मेरे 2 वाक्य तो सुनना जी। ये गलत जानकारी दी जा रही है हमारे दर्शकों को कि महात्मा गांधी इस वजह से कांग्रेस को खत्म कराना चाहते थे। इस वजह से कहा, मेरा वाक्य तो पूरा होना था जी। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि ये देश की आजादी के लिए कांग्रेस का गठन हुआ था, आजादी मिल गई है। हाँ। अब इस पार्टी को खत्म करेंगे, इसका नाम तो इसीलिए तो हमने कहा कि भाई उस पार्टी को जिंदा रखने का, उसी वजह से तो जिन्ना नाराज हुए कि जिस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए और मोतीलाल नेहरू के बेटे अपना अपना तंजीम बना के लड़ना चाहिए। यही बात तो जिन्ना ने अपने भाषण में कही। अरे भाई अंग्रेजों के जिन्ना ने अपने भाषण, जिन्ना ने आजादी के मोहम्मद जिन्ना ने आजादी की लड़ाई लड़ी कि कांग्रेस को खत्म करा और अपनी तंजीम बनाओ, और मुस्लिम लीग की स्थापना उसी वजह से उन्होंने करी। ये कारण यही था, कांग्रेस को खत्म करने का कारण यही किया की वजह से हुई, हिंदू महासभा और आरएसएस की वजह से। अरे नहीं साहब, आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल एकदम गलत बोल दिया आपने।
बहुत तारीखी नहीं, मौजूद नहीं, है। एकदम ठीक है गुमराह सर, कर रहे हैं। अनिल जी, नहीं, अनिल जी, तो मुस्लिम लीग की वंशवाद पर भी आज मैं clear वंशवाद कर- पर भी इशारा दे दिया वजीर। एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूं जिस पर बहस हो रहा है। वंशवाद पर इशारा दिया वजीर आजम ने, उसका भी आज जवाब- कांग्रेस को घेरा है। वो इसी में सवाल वंशवाद पर ही बात जी, होनी जी, चाहिए। जी, आप जल्दी देखिए, जल्दी पहले फिर मैं ब्रेक जानकारी दे दूं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और जैसा भाटी जी ने कहा है बिल्कुल सही कि हिंदू महासभा के अगेंस्ट हुई थी। उसके भी पीछे कई और मैं इतिहास बता दूं, हिंदू महासभा की तो 1910-11 में हुई थी, लेकिन जो कार्रवाई थी उस वक्त 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। आप सुन लें, मैं ऐतिहासिक 1905 में जिसकी स्थापना 1910 में हिंदू महासभा की 1911 में हुआ है। हाँ, वही कह रहे हैं ना कि 1911 में हिंदू महासभा आया और 1905 में मुस्लिम लीग बना। 1906 में 1905 में हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। उसके पहले फिर अब अगर देखिए टीवी में टाइम बहुत कम होता है, ऐतिहासिक में बात करें कोई बात नहीं, उसका कारण बहुत छह साल के बाद लेकिन उसके आगे मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके आगे जैसा अभी आपने कहा, भाई मैं आपको टोक इसलिए रहा हूं कि आपने कुछ गलत जानकारी दे दी कि 1885 के बाद से आज तक 2-3 लोगों को छोड़कर ही बाकी सब गांधी परिवार करे। तो मैं आपको बता दीजिए जी, नहीं बता नहीं दूंगा, मैं आजादी के बाद पूरा कांग्रेस लिस्ट दे पर ज्यादा दूंगा कि रोशनी केवल डालूंगा। इनके कौन नहीं जानता है। बात सुन लीजिए, केवल 3 नाम है। आजादी 1885 तो आप बहुत पीछे चले गए। आजादी आजादी के के बाद भी अगर देख ले तो 16 लोग कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं और इनके यहाँ के 3 लोग केवल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसका कार्यकाल और उनका टेन्योर, हाँ, हम आपको कांग्रेस का वो भी बता दीजिए। बात सुन लीजिए। अरे आज के दौर की कांग्रेस पर आएंगे ना, कांग्रेस इस पर निशाना साधा है वजीर आजम ने। 3 दिन के लिए आप कह दीजिएगा देश का प्रधानमंत्री बन मौजूदा कांग्रेस पर गए। अनिल जी मौजूदा कांग्रेस निशाने पर। वजीर आजम की गांधीगिरी की पाठशाला कांग्रेस गांधी के सिद्धांतों से दूर हो गई, निचोड़ जो इसका था, और इससे उलट कर रही है। इधर कांग्रेस को आज बड़े नुकसान भी हुए, तो हम इसको इससे जोड़ करके इसलिए आज बात कर रहे थे। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, इस वक्त चुनावी जो माहौल है उसमें अभी आपको ये तो बहुत थोड़ा है, अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मोदी जी हो या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अब वो मैंने पहले ही कहा था ना कि अपने अपने फेवरेबल बातें टॉपिक चुनेंगे और उसी पे स्टेटमेंट देंगे। लेकिन सत्ता पक्ष, खासकर मोदी जी का जो मेन प्रयास होगा कि जो जनता के प्रमुख मुद्दे होते हैं, वो ये मोदी जी हो या कोई भी सरकार हो, तो वो अपनी उपलब्धियों अनुपलब्धियों को बखूबी जानता है। वो अपनी जो उपलब्धियां हैं उसमें उलझना नहीं चाहता, जनता का जवाब। तो निश्चित रूप से उनका प्रयास होगा जो इस तरह के मुद्दे हैं, जो नए नए मुद्दे उठाए जाएंगे, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां उलझेंगी, जिसमें जनता का भी ध्यान बांटा जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत शॉर्ट बता दूं कि बहुत से मुद्दे हैं, जैसे रोजगार, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, रोजगार का मुद्दा उठ जाए, निश्चित है मोदी जी के अगेंस्ट चला जाएगा, उनके अपने सरकारी रिकॉर्ड और जो धरातल पर दिख रहा है। तो मोदी जी हो या मैं फिर कहूंगा कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो इस पर बात करना नहीं पसंद करेगा। उसका राजनीतिक एक चाल यही होती है, कूटनीति होती है कि आप उनको एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे को उलझा के रखें। एक बहुत एक थोड़ा मजाक के रूप में एक कहिए, वो जवाब दे दूं वर्मा जी कि जहां तक भाजपा के आपने आला कमान के वंशवाद की बात की, तो संयोग से आज तक 2 प्रधानमंत्री मिले, लेकिन आगे उनका वंश कैसे चलेगा ये आप जानते हैं। तो वंशवाद शुरू कहां से हो, मैं तो आपसे ये पूछूंगा। ठीक है, मैं अब फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं। राजकुमार भाटी जी, आपके पास कैसे देखते हैं इस पूरी चर्चा को और आज के इल्जामात को, खासतौर से वजीर आजम के और कांग्रेस के साथ आपकी पार्टी सहित दूसरी रियासती पार्टियों के ताल्लुकात को? फाइनल कमेंट। देखिए, जो अनिल जी ने कहा बिल्कुल सही बात है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं और जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए, एक सशक्त लोकतंत्र के लिए, एक मैच्योर लोकतंत्र के लिए मुद्दे और चुनाव में उठने चाहिए, जनता के बीच जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता उन मुद्दों से बचने के लिए नॉन इश्यूज को इशू बना के पेश करेंगे। कभी राष्ट्रवाद पर प्रश्न करेंगे। हर व्यक्ति को राष्ट्र से प्रेम है, हर व्यक्ति देश प्रेमी है। कोई ऐसा थोड़ी है कि कुछ लोग यहाँ देश प्रेमी और कुछ लोग देश के विरोधी हैं, लेकिन ये पेश करेंगे उसे इस तरह। कभी धर्म के मुद्दों को पेश करेंगे, कभी जाति के मुद्दे उठाएंगे। तो नॉन इश्यूज को प्रधानमंत्री ने अभी वहां प्रयागराज में जाकर कुछ सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, ये एक प्रतीकों की राजनीति करेंगे। उसी समय एक बुलंदशहर में एक महिला को, सफाई कर्मी महिला को इसलिए पीट के हत्या कर दी गई कि उसकी जो टोकरी थी वो किसी अपर कास्ट की महिला से छू गई थी। इस बात पर उसकी हत्या कर दी गई। इनकी पार्टी ने कुछ नहीं किया। कितने लोग सीवर में मर जाते हैं दम घुटने से, इनकी पार्टी उनके लिए कोई सुविधा नहीं कर रही है। ये पैर धोना एक पाखंड है, एक धोखा है, एक ढोंग है। ये ढोंग है और पाखंड है।
पाखंड है। इसका जवाब तो एलजीपी के तर्जुमान अजय कुमार जी अच्छे से दे पाएंगे। अजय कुमार जी आपका फाइनल कमेंट। ठीक है महेश जी, आ रहा हूँ महेश जी। अजय कुमार जी अपनी बात रखिए जल्दी। अजय कुमार जी अपनी बात रखिए सर। ठीक है, अजय कुमार जी को बोलने दीजिए। ठीक है, अजय कुमार जी अपनी बात रखिए। उनके साथ भी आपके संबंध देखे। अजय कुमार जी फाइनल कमेंट आपका। महेश जी सुन लीजिए ना महेश जी, आपका वक्त पूरा नहीं हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं अपनी बात रखिए। अजय जी देखिए, यहां भी जो बहस हुई मुझे घोर निराशा है। मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहे ये, और हम तो यही कह सकते हैं मोदी जी और अपनी सरकार के लिए कि तुम साहिल हो, परवाज है काम तेरा, अभी मंजिलें और है, अभी आसमां और है। ये मोदी वर्सेस मोदी है, हमारा पिछला 5 साल और जो अगला 5 साल आ रहा है, जनता इसी रिपोर्ट कार्ड पर वोट देने जाएगी। विपक्ष की लुटिया गायब हो चुकी है। 23 मई आई, कांग्रेस गई, राफेल मतलब राहुल। ठीक है, मैं सरकार नहीं। ठीक है, अच्छे नारे हैं आप दोनों के, अच्छे नारे। अरशद आजमी साहब अपना आपका फाइनल कमेंट जाना चाहूंगा सर। इमरान भाई देखिए, जो मेन मुद्दे थे देश के, रोजगार के, किसान के और बेरोजगारी, जो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, ये सारे सवाल चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं। आज उन सवालों को दबाने के लिए जो नॉन इश्यूज लेकर आए हैं, अब बताइए, बिला वजह की चर्चा है कि वंशवाद तो राजनाथ सिंह के बेटे से लेकर के आप शुरुआत करेंगे, कल्याण सिंह, मेनका गांधी, वसुंधरा राजे, रमा सिंह, साहेब सिंह वर्मा, कितने लोग हैं जो वंशवाद का पालन कर रहे हैं। इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने में सिर्फ तात्पर्य इतना है कि मोदी जी अब उनका सियासन हिल चुका है। उनको पता है कि अगर इस तरह के इश्यूज में हम देश को उलझा के नहीं रखेंगे तो मेन मुद्दों पर जिस दिन जनता आ जाएगी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आज वो लोग जो गांधी, वैसे कांग्रेस कहाँ है सर इन इंतखाबात में? कांग्रेस कहाँ है ये तो बता दीजिए, किस तैयारी के साथ है? हमें तो अभी भी कांग्रेस कंफ्यूज सी लग रही है। नहीं, कांग्रेस ने अपना टेस्टिंग रिकॉर्ड दिखा दिया है, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कर्नाटक हो, या आप इनका अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो यूपी के बाई इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ अपना घर नहीं बचा पाए। तो ये कहां से जमीन अपनी तलाश कर रहे हैं और किस तरह से अपनी, ये इन्हीं तरह के नॉन इश्यूज से देश को उलझा के रखना चाहते हैं। और ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है इनका, और चुनाव तक ये इसी तरह के और मुद्दे लाते रहेंगे ताकि रफाल पे कोई सवाल ना हो सके, ठीक है, नौकरी पे कोई सवाल ना हो सके जी, और ठीक है, कोई सवाल। बहुत शुक्रिया सर। महेश वर्मा जी, सीधे मुद्दों से बचना इस वक्त आप लोगों की कोशिश है, और जैसा कि इल्जाम लग रहा है कि आप लोग इस तरह से उलझाते रहेंगे, कहीं ना कहीं आप ही मुद्दों में इनको उलझा देते हैं। और अफसोस तो यह है कि ये भी उलझ जाते हैं। अफसोस तो यह है कि मुद्दा सामने से आ रहा है, विपक्ष मुद्दा नहीं बना रहा है, मुद्दा सामने से दिया जा रहा है और विपक्ष उसमें उलझ जा रहा है। यही अफसोस हमें है इमरान साहब। नहीं, ये तो आपकी बहुत बड़ी अफसोस है, अफसोस चतुराई है, चतुराई नहीं है। अनिल मिश्रा जैसे जी, ये पत्रकार लोगों के कहने से अगर सपा के प्रवक्ता अगर इस बात को खोजते हैं कि रोजगार नहीं मिला और अरशद साहब कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं मिला, तो इनकी आंखों पे अगर पट्टी बंधी हुई है और जनता इनके साथ नहीं खड़ी है, इसका क्या कहेंगे? पिछले 5 साल से सरकार ने जो नौकरी का आंकड़ा होता है उसको छापा ही नहीं। अब आप मुझसे रिकॉर्ड ले लीजिए, और आपके ही रिकॉर्ड में आपकी सरकारी संस्थान ने बताया है कि 1.5 करोड़ नौकरियां कम हुई हैं, ज्यादा नहीं हुए। तो कृपया हमको न बताएं। ठीक है सर, मैं जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। अब बहस का वक्त नहीं है, अब बहस का वक्त नहीं है। चलिए मैं इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी बहस का कोई अंत नहीं होता है। चुनाव सामने है तो ये बहस तो घंटों हो सकती है, दिनों हो सकती है। सियासी बहस का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन हम हर रोज एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस को, इस बातचीत को सुनने के लिए। परसेप्शन आपको बनाना है, तय आपको करना है, सारे सवाल इधर से जवाब आपको ढूंढने। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने